अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमने अपने वर्कशॉप के फ़र्स्ट डे में काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस भी किया था और कवर भी करने की कोशिश की थी। बेसिकली उन्हीं चीज़ों को हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी रिगार्डिंग पेरेंटिंग स्टाइल और बच्चों के और माँ-बाप के रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन गैप में क्या-क्या चीज़ें जो हैं हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत होती है। आज हम बेसिकली पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो एक स्टबर्न मदर और एक स्टबर्न अडल्ट डॉटर के दरमियान का जो रिलेशनशिप होता है उसको कैसे फिगर आउट किया जा सकता है और हम किस तरह इन चीज़ों को समझने के लेवल पे जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें कवर्ड और एक्सप्लोर्ड रह जाती हैं। उसकी वजह से इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और वो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और उसका रूट कॉज़ क्या है और उसको ठीक करने में क्या किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो कोर कॉन्फ्लिक्ट होता है ना वो क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इमोशनल डिस्टेंस एंड मिसकम्युनिकेशन, कंट्रोल वर्सेस इंडिपेंडेंस एंड डिजिटल एडिक्शन एंड जनरेशन गैप। इमोशनल डिस्टेंस और मिसकम्युनिकेशन जब होती है ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली ही रेज होना शुरू हो जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस जब माँ और बेटी एक दूसरे को सही से सुन नहीं पा रहे होते, एक गुड लिसनर नहीं बन पा रहे होते, ना समझना चाहते हैं ना समझ रहे होते हैं, तो दिल दूर होने के साथ साथ एक दूसरे की शक्ल भी नहीं अच्छी लग रही होती और मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही होती हैं। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बढ़ने के का रीज़न ये होता है कि आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही होती और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही हो तो फिर ना ही कोई किसी को समझने की कोशिश करता है और ना ही चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश की जाती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इमोशनल डिस्टेंस और मिसकम्युनिकेशन की बात करें तो एक बेटी जो है वो उस वक़्त घुटन फ़ील करती है जब एक माँ फ्रीक्वेंटली उसको चेक उसके ऊपर चेक रखने की कोशिश करती है इन हर डिसीजंस कि बेटी कोई भी डिसीजन ले रही होती है, कोई भी, चाहे वो और स्पेशली ऐसा होता है कि जो न्यू मदर्स होती हैं या न्यूली मैरिड बेटियाँ होती हैं, मदर्स चाहती हैं, जो कंट्रोल्ड और अथॉरिटेटिव मदर्स होती हैं, वो चाहती हैं कि हम से हमारी बेटियाँ जो हैं हर चीज़ में ओपिनियंस लिया करें और हमें हर बात बताया करें, हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए ताकि हम इनको गाइड कर सकें। इस तरह की मदर्स जो हैं वो कंट्रोलिंग होती हैं और वो चाहती हैं कि वो जो भी उनकी बेटियाँ करें उसका डिसीज़न वो उनसे लें, ओपिनियन उनसे लें और जो वो डिसाइड करके उनको बताएँ वही वो अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें। चाहे उसमें वो पेरेंटिंग हो, कुकिंग हो, फाइनेंसेस का कोई इश्यू हो या कोई भी चीज़ हो। चाहे वो बेटी मैरिड हो या अनमैरिड हो। मदर्स जो कंट्रोलिंग होती हैं वो ये चाहती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस एक समटाइम्स मदर्स की बहुत सारी बातें होती हैं जो वो बच्चों से कर रही होती हैं, जैसे आपको तुम्हें जो है बच्चे को ये वाला फूड नहीं देना चाहिए या तुम ये इस तरीके से इसको चेंज कर लो। और बेटी ये कहना चाह रही होती है कि मैंने ये रिसर्च करके या मैंने डॉक्टर से मशवरा किया है तो ये उसके लिए बेहतर है, तो आप मेरे डिसीजन पे ट्रस्ट करें। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन जो है वो हो जाती है और उसमें फिर टोन का भी ख़्याल नहीं रखा जाता और लैक ऑफ इमोशन और सारी चीज़ें जो है ना मिक्स अप हो जाती हैं। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तो रियलाइज़ेशन जो है ना वो ये होना चाहिए कि जो बेटी है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है? और जो माँ है वो भी कनेक्शन चाहती है बेटी के साथ।
ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोलिंग है लेकिन वो मोहब्बत नहीं करती अपनी बेटी से, मोहब्बत करती है, उसी मोहब्बत में ही वो उसको उसके ऊपर जो है ना चीज़ों को इम्पोज करना चाहती है। वो उसको लगता है कि कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, उसका कोई उसको कोई हार्म ना आ जाए। इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए वो बच्ची अपनी बेटी को चाहती है कि जो वो कहे वो उसकी बेटी वही करे। मगर अनफॉर्चुनेटली वो अपनी बेटी को एक बैसाखी पकड़ा देती है। ये अडल्ट बच्चों की बात हो रही है, लेकिन आपको इस चीज़ से एक वाइब आ रही होगी कि ये तो हम छोटे बच्चों के साथ भी करते हैं। हम समझते हैं कि छोटा है बच्चा, बच्चा ये हैंडल नहीं कर सकेगा तो चलो इसको करने ही ना दो। हम उसको टोकते हैं, हम उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर हेजिटेशन आ जाती है, या हम शाउट करते हैं या हम फिर स्कोल्डिंग बिहेवियर में आ जाते हैं। तो ये चाहे बड़े के साथ की जाए चीज़ या छोटे के साथ, वो टॉलरेट नहीं कर सकता। आप ना बड़े को कंट्रोल कर सकते हैं ना छोटे को। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक इंडिविजुअल एंटिटी बनाया है, इसलिए हर इंसान को उसके तरीके से जीना सीखने की कोशिश करने दें। आपका बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ गार्जियन, आपका फ़र्ज़ है कि आप उस बच्चे को, चाहे वो अडल्टहुड में आ जाए या वो छोटा हो, हर हर एज लेवल में आपका काम है उसकी रहनुमाई करना सही रास्ते की तरफ। वो रास्ता जो अल्लाह ताला ने जिसका इंतखाब इंसानों के लिए किया है, वो रास्ता नहीं जो आप समझती हैं कि वो ठीक है। वो आपकी नज़र में ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर एक की नज़र में ठीक हो। तो बेहतर ये है कि न्यूट्रल होकर सोचें, चाहे आप पेरेंट हैं या चाहे आप गार्जियन हैं। और इसके अलावा अगर हम ऑपोजिट तरफ डिस्कस करें इस चीज़ को, यानी अगर एक बेटी है, अडल्ट बेटी है और उसकी मदर जो है वो काफ़ी स्टबर्न है, और उसको उन चीज़ों को डील करना पड़ रहा है कि जो एक मदर अपनी स्टबर्न बेटी के साथ डील करती है। तो उसमें भी फिर इसी तरह होता है कि आपने कम्युनिकेशन गैप को कम कम करना होता है। आपने अपने अल्फाज का चुनाव इस तरह करना होता है कि सामने वाला एम्पैथी फील करे। एम्पैथी का मतलब ये नहीं होता कि किसी पे तरस खाया जाए, बल्कि ये होता है कि आप अपने आप को उस दूसरे बंदे के शूज़ में रखकर सोचें कि अगर मैं इसकी जगह पर होती तो मैं क्या फ़ील कर रही होती, क्या एक्सपेक्टेशन होती मेरी किसी से भी, स्पेसिफ़िकली अपनी बेटी से स्पेशली। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस इमोशनल डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करें, और मिसकम्युनिकेशन जो आ जाती है ना बीच में, जब हम अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, बात नहीं कर रहे होते, हमारे बिहेवियर्स, हमारी खामोशी जो है ना वो बात को और बढ़ा देती है, और चीज़ें मज़ीद जो है ना वो वर्स्ट सिनेरियोज़ में चली जाती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि उस चीज़ के ऊपर काम किया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जो उसका हमारा पॉइंट है, सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्लाइड यही रहने दें। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंट्रोल वर्सेस इंडिपेंडेंस। यानी कंट्रोलिंग और हमने अभी यही वाली एक एग्जांपल इसी का यही मतलब समझें कि डिस्टेंस और मिसकम्युनिकेशन भी इससे रिजेंबल ही करता है। बेसिकली माँ जो है वो हर फैसले में दखल देना चाह रही है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई है। तो ये चीज़ें जो है ना ये डिस्टेंस पैदा करती हैं, और कंट्रोलिंग बिहेवियर जो है ना वो एक दूसरे को एक दूसरे से दूर कर देता है। इसी तरह जो है वो जैसे एक माँ कहती है कि तुम जो है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। अगर ये भी एक मैरिड सिनेरियो केस है कि अगर एक मैरिड बेटी है, वो अपनी चीज़ों को अपनी मदर से डिस्कस नहीं करना चाहती ताकि वो अपने घर की बात घर में रखे, तो वो अपनी मदर को हर चीज़ नहीं बता रही, वो पूछ रही हैं। इसी तरह अगर वो बहुत सारी चीज़ों में मैरिड नहीं है बच्ची, यूनिवर्सिटी जा रही है, कॉलेज जा रही है, उसके अंदर भी वो अपनी मर्ज़ी से लेट नाइट जाग रही है या सुबह में देर से उठ रही है। मदर का काम है बीइंग अ पेरेंट। आप देखें, हम कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना हमारी सुनते नहीं हैं, ज़िद करते हैं, और हम किसी चीज़ से मना करें वो उनकी भलाई के लिए होती है। लेकिन जब बच्चे अडल्टहुड में चले जाते हैं तो वो अ, बचपन में तो बच्चा फिर भी सुन लेता है, डाँट भी खा लेता है, हालाँकि उसके बहुत ख़राब इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन जब बच्चा अडल्टहुड में जाता है ना तो वो फिर वो राइवलरी में आ जाता है, वो रिबेलियस हो जाता है। पैरेंटल ये जो डोमिनेशन होती है, पेरेंट्स का काम डोमिनेट होकर बच्चे के ऊपर कोई भी चीज़ इम्पोज़ करना नहीं है, बल्कि बच्चे को पोलाइटली डील करना पेरेंट का काम है, ताकि वो जो रहनुमाई वो करना चाह रहे हैं इन टुवर्ड्स द स्ट्रेट पाथ, तो बच्चा उस चीज़ को रियलाइज़ करने की फॉर्म में आ सके। जब हम बच्चे को ज़िद दिलाते हैं, बच्चे को टोकते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंट्रोलिंग होकर सोचते हैं, तो बच्चा हाथ से निकल जाता है। वो बिल्कुल मतलब करीब आना तो दूर की बात है, वो दूर भाग जाता है।
तो उससे बेहतर ये है कि आप उन चीज़ों के ऊपर काम करें। मिसाल के तौर पर नेक्स्ट पॉइंट जो है डिजिटल एडिक्शन और जनरेशनल गैप का है। जैसे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है। अब ज़्यादातर जो बॉयज़ होते हैं वो गेमिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, और जो गर्ल्स होती हैं उनका यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हैं कि वो रील्स देख रही होती हैं, या उनका ये होता है कि जो भी फैसिनेशन वाली चीज़ें होती हैं, जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, ब्लॉगर्स को देखती हैं, व्लॉगर्स को देखती हैं, नए फैशन कौन से चल रहे हैं या जो भी है, वॉट एवर इट इज़। आप चाहती हैं कि आपकी बेटी वो चीज़ ना करे, और आपको इरिटेशन होती है, आपको बुरा लगता है या गुस्सा आता है कि मेरी बेटी इस एडिक्शन से बाहर निकल आए, तो आप उसके लिए क्या करती हैं? उसके लिए आप गुस्सा होती हैं, इरिटेट होती हैं, आपकी रातों की नींद हराम हो जाती है, लेकिन आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन की तरह उस चीज़ को डील करने से कासिर होती हैं। आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे किया जाए। उसमें क्या होता है फिर, मदर्स जो है वो बेटियों को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देती हैं। उसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि एक्सेसिव फ़ोन का यूज़ है, और फिर वो चीज़ें जो है वो डिसरिस्पेक्टफुलनेस की तरफ चली जाती हैं। बच्चियां जो हैं वो अपनी टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हैं, पढ़ाई की तरफ जाने के बजाय उनका टाइम बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग में लग जाता है। बच्चियां जो हैं वो फ़ोन जब यूज़ करती हैं तो स्ट्रेस आउट भी हो रही होती है, और स्ट्रेस इसलिए भी आ रहा होता है कि हमारे सोशल मीडिया का काम ही स्ट्रेस आउट करना है इंसान को। जब हम लोगों को देखते हैं, व्लॉगर्स को देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक हमारी नफसानी ख्वाहिशात बढ़ना शुरू हो जाती हैं कि यार ये मेरे पास तो ये है नहीं, इनके पास कितना कुछ है। यही हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और इस चीज़ ने सिर्फ बच्चियों को नहीं, हर इंसान को, स्पेशली लेडीज़ को, इंक्लूडिंग मदर्स एंड डॉटर्स बोथ, कि एक हाइप पर पहुंचा दिया स्ट्रेस की और फ्रस्ट्रेशन की, कि भाई सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, मैं क्या करूं? मेरी ज़िंदगी में तो फ्रस्ट्रेशन ही है, मेरी ज़िंदगी में तो टेंशन ही है, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो ये नहीं कर सकती, मेरे पास फ्रीडम नहीं है, मेरे इतने बच्चे हैं, मुझे ये देखना पड़ता है, मेरा शौहर तो देखता नहीं है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, खाना मैं बनाती हूँ, मैं बेचारी मजलूम, और ये और वो। लास्ट टाइम भी मैंने ये कहा था कि दो चीज़ें आपने नहीं करनी, नो ब्लेमिंग एंड नो सेल्फ पाइटी। अपने ऊपर खुद तरसी कभी भी नहीं करनी, और अपने आप को ब्लेम भी कभी भी नहीं करना, और किसी और को भी ब्लेम नहीं करना। ज़िंदगी को प्रैक्टिकली होकर जीना सीखने की कोशिश करनी है। ज़िंदगी ज़िंदगी है, फ़लसफ़ा नहीं है। ज़िंदगी को जिस तरह से अल्लाह ने बनाया है, उसको उसी तरीके से डील करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो उदास बैठे हुए हैं, थोड़ी थोड़ी देर में डिप्रेस हो रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। तो हम में और एक नमाज ना पढ़ने वाले इंसान में कोई तो फ़र्क होना चाहिए। अगर हम दीन की बात करते हैं तो सिर्फ मुंह से ही करते हैं। अगर हमारी बॉडी से, हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी डीड्स से, हमारे एक्शंस से कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हमारा दीनी होना ना होना बराबर है। इस चीज़ के लिए देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा जो ज़हनी सुकून है ना, वो उसी वक्त हमें मिलता है जब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली सोच रहे होते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जिस चीज़ का अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, जिस तरह। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि ये जो कोर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, इनके ऊपर काम करें, और सोचें कि इनके ऊपर काम करके हम अपनी ज़िंदगी में कैसे सुधार ला सकते हैं। जैसे अगर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड करिएगा, नेक्स्ट स्लाइड। हमें कॉमन चैलेंजेस हमारे जो होते हैं ना, डिसरिस्पेक्टफुलनेस, आर्ग्यूमेंटेशन और इग्नोरिंग पेरेंटल इनपुट होता है। यानी हम बच्चे बच्चा क्या सोचता है, उसकी इमोशंस क्या हैं, वो क्या चाहता है, वो क्या बात करना चाहता है, उसके दिल में क्या है, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं होता, कोई कंसर्न नहीं होता। हम किस चीज़ के ऊपर कंसर्न रखते हैं, किस चीज़ पे हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है कि बच्चा ये क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों हुआ, उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, और ये सुनता क्यों नहीं है। और फिर इन सब चीज़ों के दिमाग में होने की वजह से हम क्या करते हैं, हम जाकर उससे यही बातें करना शुरू हो जाते हैं, और फिर अनइंटेंशनली हमारे मुंह से वो नेगेटिव अल्फाज भी निकलते हैं, हमारी नेगेटिव एनर्जी भी बच्चे तक पहुंचती है ऑटोमेटिकली, और बहुत सारी ऐसी वाइब्स बच्चे तक पहुंचती हैं कि फिर हमारा बच्चे के साथ कनेक्शन कट जाता है, बीच में गैप आ जाता है। जैसे बेटियां अनइंटेंशनली जो है ना,
वो ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जब वो कोई भी बात एक्सप्लेन कर रही होती हैं, उनको आइडिया नहीं होता, वो बात करते करते लाउड बोलना शुरू हो जाती हैं। और मदर्स जो हैं, मदर्स ये अज्यूम कर लेती हैं कि हमें डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ऑल्दो के बेटियों का इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं होता। मगर क्या होता है, ये सब सिनेरियोज सिचुएशंस मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ ताकि हम रियलाइज़ कर सकें कि हम कहाँ अपने आप को फिट इन कर सकते हैं, और अगर हम वहाँ फिट इन हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और हमें कैसे वहाँ से हटना है। मिसाल के तौर पर अगर एक बेटी कहती है कि मैंने कहा है कि मैं ये काम बाद में करूँगी, आप मुझ पर फोर्स नहीं कर सकती, स्टॉप पुशिंग मी। और मदर क्या कह रही है, वाई आर यू शाउटिंग एट मी। तो उस लड़की को नहीं पता कि वो शाउट कर रही है, वो अनइंटेंशनली लाउड हो गई है, और ये चीज़ भी उसने घर से ही सीखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये सब एटिकेट्स, एथिक्स, ये अपनी टोन, अपनी वॉइस को किस तरह आपने रखना है, ये सब चीज़ें बच्चे बच्चियाँ अपने घरों से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो ये जो बच्चे की टोन है, वो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मदर ने ओवरवेलम फील कर लिया, और वो समझ रही है कि वो मेरी इंसल्ट कर रही है, या अनइंटेंशनली शी इज़ अज्यूमिंग कि ये ऐसा हो रहा है, ऑल्दो कि ऐसा नहीं है, ना ही बेटी की कोई इंटेंशन है। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अच्छा, कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं, ओवर कंट्रोल एंड इमोशनल गिल्ट, अनहील्ड ट्रॉमा एंड रिजिड थिंकिंग, और स्ट्रगल्स टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। ओवर कंट्रोल एंड इमोशनल गिल्ट क्या होता है, जब हम किसी के ऊपर कंट्रोलिंग होने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर कोई ऐसा ट्रिगर या ऐसी कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको हम ओवरकम करने के लिए सब काम कर रहे होते हैं, और हमें पता भी नहीं होता। समटाइम्स क्या होता है, मदर जो है वो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा पुशी होती हैं अपनी बेटियों के ऊपर कि ठीक है, तुम ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो, ठीक है। जब बच्चा ओवर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, तो वो शाउट भी करता है, वो बदतमीजी भी करता है। और इमोशनली ये टू साइडेड भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है, मदर्स ने बचपन में अगर कुछ इस तरह का फेस किया होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्स उनके दिमाग में आते हैं, और वो फिर उन चीज़ों को अपने बेटी के ऊपर अप्लाई कर रही होती है, उनको पता भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें उनके सबकॉन्शियस में होती हैं, लेकिन वो ट्रिगर्स बन के वो हर चीज़ को जो है ना वो फेस कर रही होती है। और इमोशनल गिल्ट दूसरी साइड से अगर देखें, तो वो क्या होता है कि वो अपनी बच्चियों को ओवर कंट्रोल भी कर रही होती हैं, और इमोशनली उनको गिल्ट में मुब्तला करने की भी कोशिश कर रही होती हैं कि देखो, हमारी तुमसे ये उम्मीदें थी, और तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारे बाबा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, तुम फ़ोन क्यों इतना इस्तेमाल करती हो, तुम ये क्या करती हो, तुम वो क्या, तुमने ऐसा क्यों किया। क्या हम बैठकर उस नेगेटिविटी को अपने जुमलों से ख़त्म कर सकते हैं, सोचें कि हम अपने जुमलों को बेहतर कैसे बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे खेलते खेलते 2 या 3 बच्चे खेल रहे हैं आपके आसपास, आपके ही बच्चे हैं, और वो खेलते खेलते लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो आप, एक तरीका ये होता है कि आप बोले, क्या बदतमीजी है, क्यों शाउट कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो, आप लोग को तमीज़ नहीं है बिल्कुल। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप लोग फाइट कर रहे हैं, आए कुछ खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, लेट्स डिस्कस समथिंग। देखिए, सिचुएशन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लाना पेरेंट्स का ही काम है, अगर वो चाहें तो। लेकिन इसके लिए बेसिकली क्या है, आपकी मेंटल हेल्थ का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, आप क्या सोचती हैं, आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर ये नहीं सोचती कि मैं जब जब भी कोई सिचुएशन होती है, सुबह से लेकर रात तक मैं बहुत से काम कर रही होती हूँ, उनमें मेरा सोचने का पैटर्न क्या है, ये बहुत ज़रूरी है सोचना, कि मैं जब सोचना शुरू करती हूँ तो मैं शुरू कहाँ से करती हूँ, नेगेटिविटी से शुरू होती हूँ या पॉजिटिविटी से शुरू होती हूँ। क्या मैं हर चीज़ में नेगेटिव पॉइंट निकालना चाहती हूँ, या मैं हर चीज़ से नेगेटिविटी के बजाय खैर निकालने की कोशिश करती हूँ।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने थॉट पैटर्न को पहचानने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है अनहील्ड ट्रॉमा एंड रिजिड थिंकिंग। अब मैंने एक बात सोच ली है कि ये काम ऐसे है तो ऐसा ही होगा, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो ये रिजिड थिंकिंग पैटर्न आ जाता है। आप पेरेंटल जो टेक्निक्स हैं उनमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, चाहे बच्चा कोई गलत काम ही क्यों ना कर रहा हो। अगर आप बच्चे को उस चीज़ से रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो कहते हैं ना, एक बात है कि एक जो एक कोई भी चीज़ होती है वो अगर झुकती नहीं है तो वो टूट जाती है, ठीक है। तो आपको झुकना पड़ता है, जो दरख्त झुकता नहीं है वो टूट जाता है, वो जो यूं खड़ा रहता है। तो आपको झुकना पड़ता है, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जब आपकी थिंकिंग रिजिड होती है, जब आप फ्लेक्सिबल नहीं होना जानते या चाहते ही नहीं हैं, तो फिर मैटर्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो केस की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो जो है ना, उनसे आप कभी भी वो काम नहीं करवा सकते जो आप डोमिनेटिंग होकर करवाना चाहते हैं। बच्चे लॉजिक मांगते हैं, आप उनको लॉजिकली कायल करने की कोशिश करें विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के बगैर तो, रिस्पेक्ट से कम तो कोई इंसान बात ही नहीं करता ना। आप हैं, मैं हूँ, मुझे, हम सबको रिस्पेक्ट चाहिए। इसी तरह हमारे बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। तो बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आएँ और अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करें। एग्जैक्टली बच्चे जो हैं वो डिस्कवर करना चाहते हैं, चीज़ों को देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो अब दुनिया उन्होंने उतनी नहीं देखी है जितनी आपने देखी है बीइंग अ पेरेंट। तो वो हर उस चीज़ को जो उन्हें उलझाती है, जो उन्हें क्यूरियोसिटी में मुब्तला करती है, वो हर उस चीज़ की तरफ लपकते हैं और उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनका साथ दें, और अगर वो किसी उनके लिए कोई चीज़ अगर ठीक नहीं है तो उनको वाइजली टैकल करने की कोशिश करें, लॉजिकली उनको कायल करने की कोशिश करें। इसी तरह अनहील्ड ट्रॉमाज हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जैसे अनहील्ड ट्रॉमाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। अगर आपके अंदर कोई ऐसी कमी रह गई है जो बचपन में आपके साथ कोई, आपके पेरेंट्स ने कोई ज़्यादती की है, या आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं था किसी का, या वट एवर इट इज़, कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में खटकती है और आपको याद आती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको याद ही ना हो वो चीज़ हुई थी आपके साथ, वो आपके सब कॉन्शियस में हो, लेकिन वो आपको तंग करती हो। आपको ये बात बैठकर सोचनी पड़ेगी। जब हम सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे ट्रिगर्स आ किधर से रहे हैं, उनका रूट कॉज क्या है। जब तक हमें रूट कॉज नहीं मिलेगा, हम जब तक मर्ज को डायग्नोज नहीं कर लेते, हम उसको फिगर आउट भी नहीं, उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अनहील्ड ट्रॉमास को एक्सप्लोर किया जाए, सोचा जाए कि अगर ऐसा है तो क्यों है, और अगर ऐसा है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। उसके बाद स्ट्रगल टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज आ जाता है। यानी मैंने अपने बच्चे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना है। उसने जो अपने और मेरे दरमियान स्पेस रखी हुई है, या वो चाहता है, क्योंकि यूजुअली हम क्या कहते हैं कि बहुत सी मदर्स मुझे कहती हैं कि हम अपने बच्चों का फ़ोन चेक नहीं कर सकते, हमारे बच्चों ने लॉक लगाया हुआ है। तो मैं कहती हूँ आपने फ़ोन क्यों चेक करना है? तो वो कहती हैं कि भाई हम नज़र कैसे रखें उन पर। तो देखिए, आपने अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना कि वो आपसे डरे, आपने अपने बच्चे को ये सिखाना है कि वो अल्लाह से डरे। आपने अपने बच्चे को तन्हाई का मोमिन बनाना है। आप देखें दुनिया में अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन वो दुनिया के सामने है ना। हमें तो नहीं पता कि तन्हाई में और अकेले जब वो होते हैं तो वो कैसे होते हैं। वो तो अल्लाह ताला जानते हैं कि अकेला बंदा जो है उसका किरदार क्या है, तन्हाई में जो इंसान होता है उसका किरदार क्या होता है। असल इंसान का जो किरदार पहचाना जाता है वो तन्हाई का है, और वो तन्हाई का जो किरदार है वो सिर्फ अल्लाह ताला को पता है और किसी को नहीं पता। तो आपने अपने बच्चे को कनेक्शन, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि बच्चे का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा अगर नमाज आपको दिखाने के लिए पढ़ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, परसों आप नहीं होंगी, नहीं पढ़ेगा। तो आपने क्या सिखाया उसको? तो बेहतर ये है कि वो नहीं, अगर वो खुशी से नमाज नहीं पढ़ रहा तो बेहतर यही कि वो ना पढ़े। उसके बजाय आप उसके साथ बॉन्डिंग के ऊपर काम करें। जब आपकी उसके साथ बॉन्डिंग और क्लोजनेस डेवलप हो जाए, उसके बाद आप अपने बिहेवियर से, अपने रोल मॉडल से, अपने एक्शन से और अपनी बातों से अपने बच्चे को
ये बताएं कि अल्लाह कौन है और अल्लाह ताला से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए। मसला सारा यहीं पर आ जाता है कि हम अब जैसे ये मैंने फ़ोन की बात की, जैसे मुझे प्राइवेसी चाहिए, आपका बच्चा भी अब अडल्टहुड में जा चुका है, उसको भी प्राइवेसी चाहिए। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो उसका फ़ोन चेक किया जाए, चाहे उसमें कुछ भी ना हो। लेकिन वो नहीं चाहता कि मेरी मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों करें मेरे पेरेंट्स। ये उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का तकाजा है, जैसे मेरी और आपकी। क्या आप चाहेंगी कि आपका फ़ोन कोई चेक करे? और अगर आप चाहती हैं, आप कहती हैं हाँ ठीक है कोई भी कर ले, इसका मतलब आपको एथिक्स और मोरालिटी की डेफिनेशन अभी सही से मालूम नहीं है। देखिए, जब हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और उसकी प्राइवेसी का जो ख्याल है वो रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उस प्राइवेसी को ब्रीच होने से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। अनइंटेंशनली आप अपने बच्चे को वो एथिक्स और मोरालिटी सिखा रहे हैं जो उसने आगे आने वाले बच्चों को, नस्लों को जो है ना कन्वर्ट करनी है। इसका मतलब कि आज आप उसके फ़ोन चेक करेंगे तो उसको, या आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप किसी की भी प्राइवेसी ब्रीच कर सकते हैं। तो हमने अपने बच्चे को, अपनी जनरेशन्स को ये सब सिखाना है, ये मॉरल्स और एथिक्स। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला सारी एथिक्स और मोरालिटी अल्लाह ताला ने हमें खोल खोल के बता दी है। ये हमारा काम है कि हम अपने बच्चों के साथ बैठकर कुरान को एक्सप्लोर करें, ताकि बच्चे को पता हो कि अरे ये तो कुरान के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं। अखलाकियात भी कुरान सिखा रहा है, क्लीनलीनेस भी कुरान सिखा रहा है, हर चीज़ तो कुरान सिखा रहा है। फिर हमने कुरान से खुद को क्यों दूर रखा हुआ है, अपने बच्चों को क्यों दूर रखा हुआ है? मसला सारा यहाँ आ जाता है। इसलिए फिर हम जो है वो भटकते रहते हैं इधर उधर और सुकून की तलाश में रहते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ट्रेजेडी है कि हम हमारे हाथ में एक पूरी किताब है, एक हेल्पलाइन है। ये समझ लें कि एक हेल्पलाइन है, और हमें अपनी ज़िंदगी में आने वाला हर हर तकलीफ़, हर मुसीबत, हर परेशानी का इलाज उस हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करके मिल जाता है, और वो हेल्पलाइन कुरान की है। कुरान के अंदर हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का, हर मर्ज़ का इलाज है, हर तकलीफ़ का इलाज है। लेकिन हम उसको खोलते हैं, मतलब से खोलते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, बंद कर देते हैं। हार्डली हमें 114 चैप्टर्स में से हार्डली हमें कुछ सूरास के बारे में पता होगा। तो ये किसकी वीकनेस है? हमारी खुद की वीकनेस है। अगर हमें कुरान की जो है वो डिटेल्स पता होती, हमें पता होता कि कुरान में हर मर्ज़ का इलाज है, तो अल्लाह ताला की मोहब्बत हम अपने बच्चों के दिलों में डाल चुके होते हैं। आपका बच्चा अडल्टहुड में दाखिल हो चुका है, लेकिन अगर उसको ये नहीं पता कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, कौन हूँ मैं, क्या करने के लिए आया हूँ, अल्लाह ने मुझे क्यों दुनिया में भेजा है, तो फिर इसमें किसकी गलती है? सोचें। मेरी आपकी गलती है बीइंग अ पेरेंट, कि हमने उस बच्चे के साथ ज़्यादती कर दी, उसको उसके साथ इंसाफ नहीं किया। वो आया था, उसको अपनी आइडेंटिटी देनी थी, वो क्यों नहीं दी उसको? उसको क्यों नहीं बताया कि वो क्यों आया है दुनिया में, क्या करने आया है, क्या सीखना है उसको, और सीखने के बाद जाना किधर है उसे? हम तो अपने बच्चों की मौत की दुआ भी करते हुए कांपते हैं, हम इतना डरते हैं मौत से। मोमिन की तो ये निशानी नहीं है। हमें अपने बच्चों को जाकर दिखाना चाहिए कि हमारा आखिरी घर क्या है, कौन सा है, ताकि हम अपने बच्चों के अंदर करेज पैदा कर सकें, मौत से डरने वाला ना बनाए। मौत तो किसी को भी, सबको आनी है एक दिन, लेकिन हमें पता हो हम अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नहीं मांगते, सिर्फ ज़िंदगी मांगते हैं और खुशियों भरी ज़िंदगी मांगते हैं। उस चक्कर में हम अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर जाते हैं, उसको वो नहीं बताते जो बताने का हक है। नेक्स्ट स्लाइड। टैक्टिकल हीलिंग फॉर डॉटर, यूज सॉफ्ट वर्ड्स, क्लियर बाउंड्रीज, रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। ये सब चीज़ें मैं कवर कर चुकी हूँ। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आपका बिहेवियर अपने बच्चों से बात करते हुए कैसा होता है। आपने रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, ये आपके हाथ में है। आप किस तरह अपने ख़राब रिलेशनशिप्स को हील अप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है, आपके रवैये में है, आपकी टोन में है। आप कैसे अपनी टोन को मैनेज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। जब आप गुस्से में हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जब आपको गुस्सा आता है आप रुके, अपने आप को पॉज करवाएं, स्टॉप करवाएं,
और फिर डीप ब्रीदिंग करें और सोचें, थोड़ी सी साइलेंस लें, खामोशी से सोचें कि अब मैंने क्या बोलना है। जब आपको गुस्सा आ रहा हो, बोलने से पहले एकदम से आप ये 2 काम करें। आप कुछ भी गलत बोलने से पहले सोचेंगी कि मैंने क्या बोलना है, मैं क्या बोलने जा रही हूँ। अब मिसाल के तौर पे एक सिचुएशन है कि माँ जो है वो बेटी को बुला रही है, ठीक है, और बेटी जो है वो बिजी है। बेटी नहीं सुन रही और माँ जो है वो गुस्सा कर रही है, ठीक है। और ये मेरे साथ, आपके साथ, हम सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उससे पाक हूँ, मैं मेरे साथ भी होता है। बीइंग अ पेरेंट, हमें मतलब समझे कि ये जो गुस्सा नाम की चीज़ है ना, ये हमारी उम्मा के अंदर सिकनेस, बीमारी बन के बैठ चुकी है अनफॉर्चुनेटली। इस गुस्से से हम निजात ही नहीं पा रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ का गुस्सा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करें, नोट्स मेकिंग करें, अपने लफ्ज़ लिखें जो आपने अपने बच्चे से बात करते हुए बोलते हैं, बेटी से बात करते हुए बोलते हैं। आपने अपनी बेटी को क्या कहा है, आप इसके बजाय ये भी कह सकती थी। अपने आप वीकली रीसेट रिचुअल बनाएं कि मैं अपनी बेटी के साथ किस तरह से स्केजुअलाइज कर सकती हूँ चीज़ों को, प्रोडक्टिव टाइम, क्वालिटी टाइम गुजारने के लिए। संडे को टी टॉक रखें अपनी बेटी के साथ, उसमें वहाँ बैठ के बातचीत करें, डिफरेंट विदाउट जजमेंट। उससे पूछें कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या ख्वाहिश है, वो क्या सोचती है, उसकी क्या खुशी है। और फिर साथ साथ दुआएं भी करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे नेकी की हिदायत दे, कि मैं नेक अल्फाज निकालूं अपने मुंह से। उसके अलावा अपने आप को सॉफ्टली ओपन रखें, जैसे मैंने शायद पिछले सेशन में कहा था, यानी मुझे याद नहीं है। फिजिकल टच बहुत ज़रूरी है बच्चों के साथ, उसको उसमें गैप नहीं आना चाहिए। बच्चों के साथ फिजिकल टच कॉन्स्टेंटली रखें, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, अडल्ट बच्चा हो। जब बच्चे टीन्स में चले जाते हैं तो यूजुअली माएँ, स्पेशली लड़कों के लिए माएँ कहती हैं कि बस अब तो बड़े हो गए, अब इनको प्यार नहीं करना। उन बच्चों को ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि 10-11 साल के बच्चे, 10-11 साल तक बच्चे बच्चे के अंदर वो ईगो नहीं होती कि मैं क्यों जाऊं मम्मा को प्यार करने। बच्चा खुद आता है, बार बार प्यार करता है, हक करता है, बात करता है, हर हर दिल की बात शेयर करता है। उसको कोई बात बुरी भी लग रही हो तो उस पर गुस्सा भी किया जा रहा होता है, तो थोड़ी देर में उसका गुस्सा निकल जाता है, वो थोड़ी देर में अम्मा से बात कर रहा होता है। लेकिन आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोन अप्स होते हैं, टीन एज में जाते हैं, तो उनके अंदर ईगो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में कि मैंने, मम्मा ने आज मुझे प्यार नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। लेकिन आपने इसको ईगो इशू नहीं बनाना, वो आपका बच्चा है, आपने उसको सिखाना है। एम्पैथी आपसे सीखेगा, वो लविंग और केयरिंग बिहेवियर वो आपसे सीखेगा। अफर्मेशन लिख कर रखें, अपने घर में एक चार्ट बना लें, अपने कमरे में बना लें, वहाँ पे आप अफर्मेशंस लिखें उस चार्ट के ऊपर कि मैंने अपने बच्चे को आज ये 10 जुमले बोलने हैं। मिसाल के तौर पे, आई लव यू एंड वांट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हर्ट यू। अगर मुझसे कोई बात ऐसी गलत निकल गई है जिससे तुम हर्ट हुई हो या हर्ट हुए हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो अनइंटेंशनली हुआ है, लेट्स सिट एंड टॉक। बताओ, मैं मुझे जो है वो, मैं अपोलोजाइज करती हूँ बेटा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या दिल कर रहा है, तुम क्यों हर्ट हुए थे, उससे पहले तुम क्या कह रहे थे, मैं सुनना चाहती हूँ। अपने बच्चे को सुने, बी अ गुड लिसनर। फिर दूसरा, पेरेंट्स कहते हैं कि हमसे ये गलतियाँ हुई हैं, अब हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हम क्या करें, हम बच्चों से कैसे कहें। आप अपने बच्चों से अपॉलोजी करेंगे तो आप यकीन करें आपके बच्चों का खून बढ़ेगा, वो आपसे और मोहब्बत करने लगेंगे और वो सीखेंगे आपसे कि ये सब चीज़ें जो है ना, ये हमें भी करनी है अपनी आने वाली नस्लों से। यानी वो सीखेंगे कि अपॉलोजी करना इज़ नॉट अ बिग डील। अपॉलोजी करने से इंसान छोटा नहीं होता, ज़र्फ बड़ा हो जाता है। फिर उनके दिल में आपकी इज्जत और मोहब्बत बढ़ेगी कि मेरी मामा को एहसास है कि उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की, अनइंटेंशनली ही हो गई, लेकिन उनको एहसास है और वो अपोलोजाइज भी कर रही हैं।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर काम करें, अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करें। आपका बच्चा गेमिंग में इन्वॉल्व है, आपकी बेटी स्क्रॉलिंग में इन्वॉल्व है, कोई बात नहीं, मना करना छोड़ दें, अनकंडीशनल प्यार करें, जाकर उनके पास बैठें, अरे तुम स्क्रॉलिंग कर रही हो, चलो मैं भी देखती हूँ कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें पसंद हैं, लेट्स वॉच। आहिस्ता आहिस्ता आप उसको उसके साथ फ्रेंडली होकर उसके शौक में उसके साथ बैठें, स्क्रीन टाइम करते हुए उसको देखें और फिर डिस्कशंस करें। ऐसी चीज़ें सोचें कि जो उस बच्ची को स्क्रॉलिंग से बाहर ले जाके आपके साथ डिस्कशन के अंदर इंडल्ज कर दे। एक बात याद रखिएगा, बच्चों को शुरू में बिल्कुल स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए होता। हर इंसान को एक दूसरा इंसान चाहिए होता है, बात सुनने वाला और बात करने वाला। लेकिन जब हम अपने बच्चों को गैजेट्स के हवाले कर देते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता, मुझे खाना पकाना है, मैंने अपने बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिया ताकि आराम से कोने में बैठे मुझे तंग ना करे और मैं खाना पका लूँ। उसके बजाय आप अपने बच्चे को अपने साथ किचन में लेके जाएं, उसको स्लैब पे बिठाएं, छोटा है तो स्लैब पे बिठाएं, बड़ा है तो उससे बातचीत चिट चैट करें, चलो बताओ आज खाने में क्या बनाए, ठीक है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, हम मिलके बना सकते हैं खाना। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे के साथ डायरेक्टली आप कम्युनिकेट नहीं करें, बल्कि आप एक फ्रेंडली मोमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप बोल सकते हैं कि मेरी हेल्प कौन करेगा, छोटा या बड़ा कोई भी। तो आपके बच्चों को मोटिवेशन मिलेगी कि हम अपनी मम्मा के हेल्पिंग हैंड बनेंगे। अपने बच्चों को मतलब उनसे जान छुड़ाने के लिए उनको गैजेट्स मत दें। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी जिसके अंदर एक बच्चा था और वो मैं शेयर करते करते रह गई कि शायद फ़ेक हो, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ फ़ेक ही होती है, मगर ये एक रियलिटी है कि स्क्रीन टाइम इंसान को ब्लंट और ब्लाइंड बना देता है। एक छोटा सा बच्चा था 10-12 साल का, और उसकी मदर ने उससे फ़ोन छीन लिया। उसने वो दूसरे कमरे में गया, उसकी मदर जो है वो देख रही थी, टीवी देख रही थी, टीवी लगा हुआ था, उन्होंने उससे फ़ोन ले लिया बच्चे से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो बच्चे ने क्या किया, वो दूसरे कमरे में गया, बैट उठाया उसने और बैट लाके अपनी अम्मी के सर पे मार दिया। वो उनकी उनकी बैक साइड थी, वो टीवी देख रही थी, वो कमरे के पीछे से वो कमरे के अंदर गया, कमरे से बैट लाया और उनके सर पे मार दिया और वो बेहोश हो गई। और फिर उसने फ़ोन उठाया ज़मीन से और वो फिर बैठ गया फ़ोन लेकर। इवन मैं बाहर ये जो अब्रॉड कंट्रीज़ के जो अंग्रेज़ बच्चे हैं, मैं उनकी वीडियोस देख के मतलब एक हॉरिबल सी एक थिंकिंग आ जाती है। बच्चे जो एक्सेस स्क्रीन टाइम में इंडल्ज होते हैं ना, वो बिल्कुल समझे एक साइकोलॉजिकली साइकोटिक फॉर्म में चले जाते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अपने बच्चों आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर रखना है, लेकिन आप इस बात को भी एक्सेप्ट किए बगैर नहीं रह सकते कि आज के दौर में आप अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर करके एलिनेट नहीं कर सकते। आपने उनको स्क्रीन टाइम के ऊपर रेस करना है इन एनी केस, क्योंकि आज आप अपने बच्चे को स्क्रीन नहीं देंगे, कल वो किसी से भी ले लेगा, बाहर जाएगा किसी और से ले लेगा अगर आप नहीं देंगे। देना आपने बहरहाल है, लेकिन आपने उसको स्किलफुल बनाना है। आपने अपने बच्चे को उसको गाइड करना है, उसको दिखाना है एज अ रोल प्ले कि ये जो मोबाइल नाम की चीज़ है ये यूज़ कैसे होती है, इसको यूज़ करने का मकसद क्या है और इसका काम क्या होता है। ये आपका काम है कि उसको आप स्किलफुल करें और उस पे आप उसको उसका जो स्क्रीन टाइम आपने आधे या 1 घंटे का रखा हुआ है, उसको आप प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको बच्चे को ये मत करें कि उसको फ़ोन दे दिया कि 1 घंटा वो अपना स्क्रीन टाइम कर ले और मैं जो है वो सो जाऊँ, थोड़ी देर नैप ले लूँ। नहीं, मैं मानती हूँ आप जितनी भी थकी हुई हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो स्क्रीन टाइम है इसको प्रोडक्टिव बनाकर आप अपने बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी सोच है। आपको स्क्रीन टाइम बहरहाल एनीवेज़ अपने बच्चे को करवाना है। उस स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसको ऐसा कंटेंट दिखाएँ कि बच्चे के लिए वो इंटरेस्टिंग भी हो और नॉलेजेबल भी हो, और बच्चे के साथ बैठकर डिस्कशन करें। आप यकीन करें, आप सिर्फ़ 1 हफ़्ता अपने बच्चे के साथ सिटिंग करेंगी, आपका बच्चा आपके बगैर स्क्रीन देखना ही छोड़ देगा। उसको मज़ा ही नहीं आएगा। वो बार-बार ये कहेगा कि मम्मा मुझे स्क्रीन आपके साथ देखनी है। मम्मा मैं वेट कर रहा हूँ, आप कितनी देर लगाएँगी? तो आप कहें आ जाओ जल्दी से मेरा काम समेटवाओ। लेट्स रैप अप द वर्क, हम जल्दी से काम समेटते हैं, फिर हम मिल के स्क्रीन देखेंगे, जो भी देखना है, व्हाटएवर इट इज़, आपने जो भी उस बच्चे को कंटेंट दिखाना है।
आप अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स के ऊपर रेस करेंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे को ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा कि उसने स्क्रीन पर अगर कोई गलत चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर रेजिस्ट कैसे करना है, उसने इस गैजेट को नॉलेज हासिल करने का टूल समझना है, वो आप समझाएंगी उसको। आप उसको बताएंगी कि जब हमें फ़ोन पर किसी से बात करनी होती है तो हम फ़ोन उठाते हैं, वरना हम इसको साइड पे रख देते हैं, और कभी कभी हम इसको उठाकर इससे नॉलेज लेते हैं, कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। बच्चे को ये बात पता होगी कि मैंने रिसर्च सीखने के लिए इसको उठाना है और अपना काम करने के बाद इसको छोड़ देना है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बड़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अच्छा, टैक्टिकल हीलिंग फॉर मॉम्स, शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल टू कनेक्शन। अब देखिए, हीलिंग करने के लिए मैंने आपको अभी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि आपने अफर्मेशंस पे काम करना है, आपने अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे पहले ख्याल रखना है, उसके बाद ही कोई चीज़ काम कर सकती है। उसके अलावा डायलॉग्स के ऊपर काम ज़रूरी है, नोट्स मेकिंग ज़रूरी है। जैसे अगर बीइंग अ मदर आप कहती हैं, वाह तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, कभी भी नहीं सुनते, उसके बजाय आप ये कह सकती हैं, क्या हम बात कर सकते हैं, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि आप कभी कभी मेरी बातों को इग्नोर करते हैं, तो लेट्स शेयर कि इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है। इसी तरह अगर बेटी कहती है कि आप हमेशा कंट्रोलिंग रहती हैं, उसके बजाय बेटी इस तरह से ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकती है कि मुझे कभी कभी मैं बहुत ओवरवेलम हो जाती हूँ जब आप मुझे स्पेस नहीं दे रही होती, मगर मैं भी अंडरस्टैंड करती हूँ, आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप देखें वर्ड्स कितनी बड़ी, वर्ड्स आर मैजिकल, ये याद रखिएगा। आपके अल्फाज जो है ना वो बच्चे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालते हैं, चाहे वो अडल्ट हो या छोटा बच्चा हो। इसी तरह पेरेंट्स कहते हैं हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और तुम जो है इस तरह हमसे बात करते हो। उसके बजाय आप अपने बच्चे को बताएं कि मैंने जो है ना मैं मतलब कुछ इस तरह से फीलिंग आ रही है मुझे कि आप उदास हैं या आप कुछ चाहते हैं करना, क्या हम इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसे जुमले हैं, ऐसी अफर्मेशंस हैं जो हम अपने पास लिखकर पहले से बिफोर हैंड उस सिचुएशन, उस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए कि ऐसा हो सकता है, हम सोच सकते हैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बारे में। स्लाइड्स और हैं। जॉइंट हीलिंग टेक्निक्स, टाइमिंग एंड टोन मैनेजमेंट, वीकली रीसेट रिचुअल, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट स्लाइड। और फाइनल रीसेट एंड अफर्मेशंस, वी आर नॉट एनिमीज, वी आर हीलिंग जनरेशंस। जब हम बैठकर बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और पहले से हमने नोट्स मेकिंग की हुई होती है, पहले से हमने इन चीज़ों के ऊपर बात की हुई होती है, सोचा हुआ होता है कि अच्छा ठीक है, इस तरह से हमने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। ये उस वक्त होता है जब दोनों साइड से चीज़ों को पॉजिटिवली सोचने की कोशिश की जा रही हो। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ज़्यादातर वन साइडेड होता है। कहीं पर स्टबर्न मदर्स होती हैं जो जिनको हम्बल डॉटर्स बर्दाश्त कर रही होती हैं, या कहीं पे स्टबर्न डॉटर्स होती हैं जहाँ पे जिनको हम्बल मदर्स बर्दाश्त कर रही होती हैं। वो बर्दाश्त नहीं, आपने कनेक्शन डेवलप करना होता है। कोशिश आपने अपनी तरफ से यही करनी है कि आप उस कनेक्शन को, कम्युनिकेशन को डेवलप करने की कोशिश कर सकें। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, वो उनकी जो स्टबर्ननेस है वो ओवरकम की जा सकती है, क्योंकि वो इमेच्योर होती हैं, बच्चियाँ होती हैं, और वो सब उन्होंने जो बचपन में अपने एनवायरनमेंट में देखा होता है ट्रैश, वो सब उन चीज़ों से सीखती हैं। लेकिन जो हमारी मदर्स होती हैं, आपने देखा होगा जो हमारी लास्ट जो जनरेशन है उसकी मदर्स जितनी स्टबर्न हैं, उनके साथ डील करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, थोड़ा टैक्टिकल होता है, मगर कोशिश आपने अपनी जारी रखनी है। जैसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी मैरिड ख़वातीन और मैरिड लड़के हैं जो कहते हैं कि हमारी मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो
ज़िद करती हैं, कंट्रोलिंग हैं, हालांकि अब उनकी हमारी लाइफ पे उनका कोई राइट नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके हमारी लाइफ को, मगर वो फिर भी ये चाहती हैं। तो आपका काम है कि आप उनको पोलाइटली डील करने की कोशिश करें, ना कि आप हाइपर हो जाएं या आप देखें। एक सेंसिबल इंसान की निशानी यही है कि चाहे सामने वाला इंसान कितना ही ज़िद्दी और हठधर्म क्यों ना हो, आपने अपने अखलाक का दामन, आपने अच्छी एथिक्स का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये इस तरह ये सब चीज़ें थी जो हमने आज डिस्कस करनी थी। इसके अलावा मैं आपसे थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी कि ये जो बेटियां और बेटे होते हैं ना, और स्पेशली आप आज की नस्ल के बच्चे अगर देख लें, देखें बहुत से घरों में होता है कि हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, हमारे दौर में तो ऐसा होता था, तुम लोग पता नहीं कहाँ से आए हो, हमारे दौर में तो ऐसा मतलब जब आप अपने आप से कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को या किसी भी तीसरे शख्स से कंपेयर करते हैं, तो आपके बच्चे आपसे उनके दिल में आपके लिए एक ग्रज आ जाता है। ये बात याद रखिएगा। मैं भी ये बर्दाश्त नहीं करूँगी अगर मुझे किसी से कोई भी कंपेयर करेगा। हर इंसान इंडिविजुअल है। आपने हमने हम पुराने दौर के लोग हैं ना, हमने अपने दौर को इस दौर से कंपेयर करने की कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि आपको याद होगा जो 40s में हैं या 30s में लोग हैं, वो जानते होंगे कि हमारे आपके दौर में बचपन में ये फितने और ये फसाद वाला दौर था ही नहीं। हमारे आज के बच्चे जिस दौर में पैदा हुए हैं, जिस जिस दौर में सरवाइव कर रहे हैं, वो हमदर्दी के काबिल हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे आज की जो नस्ल है ना, वो हमारे पेरेंट्स को झेलने पर मजबूर है, आई मस्ट से, क्योंकि उनको डायरेक्शन चाहिए और उनको डायरेक्शन दिख नहीं रही है, कोई दिखाने वाला नहीं है। आप देखें लोग तेजी से, बच्चे तेजी से एथियस्ट क्यों, एथियज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो डाउट का शिकार है। उनके पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को शनाख्त प्रोवाइड कर सके। आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार है। वो झेलने पे मजबूर है अपने पेरेंट्स को, खुदारा, क्योंकि उनको डायरेक्शन चाहिए, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही, कोई दिखाने वाला ही नहीं है। हमारे पेरेंट्स को डायरेक्शन नहीं पता तो वो अपने बच्चों को क्या डायरेक्शन दिखाएंगे? तो ये एक अलमिया है और एक ये समझें कि अलार्मिंग है हमारे लिए। ये आखिरी दौर है जिसमें हमने अपने बच्चे की तरबिया करनी है। ये आखिरी दौर है। आखिरी दौर इसलिए कह रही हूँ कि इसके बाद की जो नस्ल आएगी ना, उसका जो टाइम होगा ना, उसमें हम चाहेंगे भी अच्छे पेरेंट्स बनना तो हम नहीं बन सकेंगे। ये वाली नस्ल अगर सुधर गई तो आगे की नस्लें भी सुधर जाएंगी अल्लाह के करम से। लेकिन मसला यही कि हम ही सुधर नहीं रहे। बीइंग अ पेरेंट हमारे अंदर ही सुधार नहीं आ रहा। हम अपने ही इमोशंस और इमोशनल रेगुलेशन से, सर्वाइवल से, हर चीज़ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि निकलें कैसे। गौते खा रहे हैं उस सिकनेस जो हमारी गुस्से की, जो हमारे अंदर भर चुका है। आप देखें ना, हमारी कौम इतनी गुस्से में रहती है हर वक्त। हम रमज़ान में आप देखा करें, रमज़ान में हर कोई लड़ाई झगड़े लड़ने पे, हर कोई लड़ने पे तुला होता है। इतना गुस्सा भर चुका है हमारी कौम के अंदर कि बस हम कहते हैं बस मैं बाहर से आ रहा हूँ और बस मेरा जो है ना कोई मुझसे बात ना करे। सिर्फ रमज़ान में नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है। गर्मी बर्दाश्त नहीं है। एसी में बैठे हुए होते हैं, जब लाइट चली जाती है तो फिर देखा करें कि हमारी इमोशंस क्या हैं। जब हम ऐसे हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। क्या टॉलरेंस और पेशेंस वो सीखेंगे? क्या वो रेजिलियंस सीखेंगे? क्या वो सर्वाइवल मोड सीखेंगे? क्या लाइफ स्किल सीखेंगे? आप सोच सकते हैं कि हम कितने डेवस्टेटेड सिचुएशन में ज़िंदा हैं, और ये डेवस्टेटेड सिचुएशन हमने खुद क्रिएट की है। हम इतना नफसानी ख्वाहिशात का शिकार हो चुके हैं, हम दुनियावी ख्वाहिशात का इतना शिकार हो चुके हैं। एसी के बगैर हमारा काम नहीं बनता, हम गर्मी में रह नहीं सकते। तो हम अपने बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि अगर कभी जाकर पहाड़ों पे रहना पड़े तो कैसे रहोगे? अगर कभी गर्मी लगी, पसीना आया तो कैसे सरवाइव करोगे? अगर बर्गर नहीं मिला तो ज़िंदा कैसे रहोगे? सादा खाना खाओगे तो सादगी आ जाएगी। ये सारे मसले मसाइल, इनके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब अलार्मिंग है। चाहे मुझे कोई अडल्ट सुन रहा है, अडल्ट बच्चे सुन रहे हैं या मदर्स और फादर्स सुन रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि तब्दीली मेरे अंदर से शुरू होगी। चाहे मैं पेरेंट हूँ या नहीं हूँ, तब्दीली मैंने अपने अंदर से लेकर आनी है।
अगर मैं खुद को तब्दील नहीं कर सकती तो मैं ये क्लेम ही नहीं कर सकती कि मैं अपना बच्चा तब्दील कर सकती हूँ, अपने बच्चे का माइंडसेट तब्दील कर सकती हूँ, उसका रहन सहन तब्दील कर सकती हूँ। नहीं कर सकती। जब मैं खुद को ही नहीं बदल सकती तो मैं एक दूसरे इंसान को बदलने का क्लेम कैसे कर सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर। जी फरा, आपने हैंड रेज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इस बात का क्या सोल्यूशन है कि जो पेन्स और जो हम स्टैंड्स ले लेके मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स और ऑटोइम्यून डिसीज का शिकार हो चुकी हैं, उनके लिए क्या सोल्यूशन है? अब हमारे लिए क्या सोल्यूशन है? आप देखिए, किस चीज़ के लिए आप सोल्यूशन मांग रही हैं? मैम देखें, यही सोल्यूशन के जब माँ बाप के घर हम होते हैं तो हमें होता है कि जी दीन ये कहता है, दीन वो कहता है। जैसे ही हम अगले घर जाते हैं तो हमें ये सुनना पड़ता है, बरादरी ये कहती है, बरादरी। और वहाँ पे हर चीज पे स्टैंड ले लेके बच्चों के लिए, अपने लिए, खानदान के लिए, सबके लिए, कभी दीन ये कहता है, दीन ये कहता है। मतलब कि इस बात पे खड़े हो के कभी इधर से मार, कभी उधर से मार, मतलब कि साइकोलॉजिकली इतना बंदा हो जाता है कि आप मुख्तलिफ किस्म के सिंड्रोम्स का और ऑटोइम्यून डिजीज का शिकार हो जाते हैं। उसके लिए हम क्या सोल्यूशन है? देखिए, सोल्यूशन सबसे बड़ा ये है कि आप अपने कानों को बंद कर लें और आप अपनी आँखों और अपने दिमाग को खोल लें। हमारा मसला पता है क्या है? हम पहले तो हम लोगों की बातें सुनते रहते हैं और उसके बाद फिर हम ये सोच के घुलते रहते हैं कि हमसे वो खुश नहीं है, उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, वो ये क्यों कहता है, मेरी सास मुझसे बात नहीं करती, वो खुश क्यों नहीं रहती, मैं इतना करती हूँ फिर भी वो खुश नहीं रहती, मैं क्या करूँ? इसके बजाय हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला क्या सोचता है? हम ये क्यों नहीं सोचते? आप अपने दिमाग को और अपनी आँखों को खोलें और रिसर्च करें, जाएँ कुरान को खोलें कि कुरान क्या कहता है। हमारा मसला यही है कि मैंने भी आपको क्या कहा, हम बेसकून, हमारी ज़िंदगियों में सकून इसीलिए इसी वजह से नहीं है कि हम दीन से दूर हैं। दीन ये कहता है या वो कहता है, ये आपने सुनना नहीं है, आपने पढ़ना है खुद से। अल्लाह ने आपको अक्ल और शऊर इसीलिए दिया है। मैंने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि 12 साल की उम्र तक बच्चे का पूरी ज़िम्मेदारी माँ-बाप की होती है, लेकिन 12 साल के बाद बच्चा बालिग हो जाता है। उसकी वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है, वो सब कुछ उस हर चीज़ का ज़िम्मेदार वो खुद है। आपके हमारे माँ-बाप जो भी कहते हैं, हमारे शादियों के बाद हमारे ससुराल वाले जो भी कहते हैं, क्या हमारे अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर नहीं दिया? हमें हमारे पास दिमाग है, सोचने समझने की सलाहियत है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि दुनिया में हम आए क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहता है कि मुझसे मेरा मुआशरा और मेरी सोसाइटी और मेरा घर जो भी डिमांड कर रहा है, वो ठीक है कि नहीं है? ये जो मेरे ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज़ की जा रही हैं, जो मेरे ऊपर लागू की जा रही हैं, अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं कि नहीं की हैं? मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बातें सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? हमारा मसला ये है कि हम लोगों को सुनते हैं, माशरे को सुनते हैं, हम अल्लाह की नहीं सुनते। हम क्लेम करते हैं कि हम अल्लाह को मानते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह की मानते हैं? अल्लाह की मानकर चलते हैं? पूरे दिन में हम कितनी बातें सुनते हैं लोगों की और दिमाग में गर्दिश करती रहती हैं वो। हमारे पूरे दिन में हम एक कुरान की आयत पढ़ लें, उसको सिर्फ सोच लें ना, मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि आप सिर्फ उसको सोचते हुए पूरा दिन गुजार दें और उस पे पॉन्डर करें और सोचें कि मेरी ज़िंदगी में ये कहाँ अप्लाई होगी। मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ कि ये आपका जो ज़हनी सुकून जो लोगों ने तबाह कर दिया वो वापस आना शुरू हो जाएगा। अल्लाह की तरफ देखें तो सही। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं किसी फैसले को नहीं मानती कि मेरा अल्लाह ये कहता है, मैं आपकी बरादरी के इस फैसले को नहीं मानती, तो यही तो आप कह रही हैं कैसे करो। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि इस तरह कर करके आखिर कब तक, मतलब कि एक दिन तो जिंदगी ने खत्म हो जाना ना। लेकिन उस दौरान जो है, जो हमारी अब फिजिक में चेंजेस आ गई हुई हैं, ये पूरा प्रोसेस है। देखें, ये पूरा प्रोसेस है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी खेल तमाशे के लिए नहीं दी, ये एक आजमाइश है। जन्नत इतनी आसानी से थोड़ी मिलेगी। आप देखें ना, अल्लाह ताला ने जन्नत कैसी बनाई है, वो मुश्किलात क्रिएट की हैं उसने, वो आजमाइशें। देखें, दीन पे चलना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप ज़रा सा भी दीन के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, आपके सामने हज़ारों रुकावटें आकर खड़ा होना शुरू हो जाती हैं, आपको तकलीफ़ें और मुसीबतें सहना पड़ती हैं। ये एक प्रोसेस है। ये आपको मरते दम तक इस प्रोसेस से गुजरते रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि आप अल्लाह के रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही हैं या आप फेड अप होकर छोड़ चुकी हैं।
देखिए ये पूरा प्रोसेस है जो हमें मरते दम तक ज़िंदगी को जारी और सारी रखने के लिए करना है। इसी काम के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। मैं अपने रिसोर्सेज में रहते हुए मेरी तरफ जो भी मेरे सामने सिनेरियोज हैं, मैं फाइट कर रही हूँ, जैसे आप बता रही हैं कि मैं हर कोई बरादरी कर रहा है, मैं लड़ रही हूँ, मैं झगड़ रही हूँ या मैं स्टैंड ले रही हूँ। आपका पर्सपेक्टिव, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो आप चलती जाएं, आप कदम बढ़ाती जाएं। आपके आगे आजमाइशें भी आएंगी, तकलीफ़ें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी। आपने उनको बर्दाश्त करना है क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हो रहा है। लेकिन आपने रुकना नहीं है। ज़िंदगी का जो अमल है वो जारी और सारी रहने का है। ये बता दूं मैं, जहद मुसलसल का नाम ज़िंदगी है। आप अपनी कोशिश, अपनी तहरीक अगर रोक देंगी तो आपकी ज़िंदगी भी रुक जाएगी। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आती ही तहरीक से है। अच्छाई भी तहरीक से आती है और बुराई भी तहरीक से आती है। आजमाइश भी तहरीक से आती है। ये बात याद रखिएगा। कोई सोल्यूशन नजर अच्छा आया? मैम, और एक और भी मैम, इफ यू डोंट माइंड, बाज़ वक़ात ये सिनेरियो होता है कि हम एक चीज को बर्दाश्त करते हैं और आखिरकार एक टाइम पे आके हम फट पड़ते हैं, उसका क्या इलाज है? आप बर्दाश्त क्या कर रही हैं? मिसाल दें मुझे। मैम जैसे कि किसी का बुरा रवैया। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि अगर आप अल्लाह की खातिर किसी की बदतमीज़ी और बुरी बात को बर्दाश्त करते हैं ना, और पी जाते हैं गुस्से को, यही इसी का नाम सब्र है। ठीक है? लेकिन अगर कोई आपको बेइज्जत कर रहा है या देखिए, आप जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं जब तक वो बंदा आपके सर पर नहीं चढ़ जाता। ठीक है? एक लिमिट तक आप सामने वाले को स्पेस देते हैं कि ठीक है, बोलता रहे, मेरा क्या जा रहा है, बोलने दो। आपने परवाह नहीं करनी क्योंकि वो जो बोल रहा है, आप वैसी हैं। अगर हैं तो आपको गुस्सा आएगा, अगर आप नहीं हैं तो आपको परवाह भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली कोई मुझे बुरा बोलेगा मेरे सामने, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे गुस्सा आएगा, कुछ भी है। आप कुछ टाइम बर्दाश्त करें, लेकिन जब आपको लगे कि वो सामने वाला जो है वो बिल्कुल समझे उसको ही नीड्स शट अप कॉल, तो फिर आप उसको देखिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे एक्सप्रेशंस, बात करने का तरीका, मेरी पर्सनैलिटी, ये सामने वाले को स्पेस देती है कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ इसके साथ बदतमीज़ी करने में। ये बात याद रखिएगा। आप अपने बिहेवियर से, अपने बोलने के तरीके से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने पर्सनैलिटी से, अपने चलने फिरने के तरीके से, अपने लोगों के साथ डील करने के तरीके से सामने वाले को स्पेस देते हैं कि आप किस हद तक रहकर मुझसे बदतमीज़ी कर सकते हैं। उससे आगे एक कदम बढ़ने की जुर्रत भी नहीं करना। तो ये आपने बताना है सामने वाले को, विदाउट एक लफ्ज़ निकाले मुँह से। आपका बिहेवियर सामने वाले को जो है ना वो अपनी स्पेस में रहने पे मजबूर करता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लोग बहुत ही बदतमीज़ी कर जाते हैं। आप उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करें, सिर्फ़ इतना कहें अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और नेकी की हिदायत दे। ये कहकर आप चले जाएँ। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें, एक बंदा, देखिए मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं अगर किसी स्ट्रीट में जा रही हूँ और आस-पास बहुत सारे डॉग्स हैं, अगर वो बार्क कर रहे भौंकेंगे, तो क्या मैं उनके साथ उन्हीं की टोन में बोलना शुरू हो जाऊँगी? नहीं ना? तो अगर आपको लग रहा है कि आपके आस-पास ऐसा हो रहा है, तो आप अपने आप को रियलाइज़ करें कि मैं अगर इनकी ही सतह पर उतर कर इन्हीं की तरह बात करना शुरू हो जाऊँगी, तो मुझ में और इनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जब हम अपना सोचने का एंगल बदल लेते हैं ना, तो हमें सामने वाले की गालियाँ भी बुरी नहीं लग रही होती। मैं आपको ये बात बताऊँ। हमारा सोचने का एंगल ऐसा नहीं है ना असल में, अनफॉर्चुनेटली। हम हर बात को ईगो इश्यू बना के अपने ऊपर ले जाते हैं। अब सामने वाले का मसला ये है कि वो हमें बुरा-भला कहता रहेगा, ठीक है? आप उसका ना मुँह रोक सकते हैं, ना मुँह पे हाथ रख सकते हैं। लेकिन आप अपना सोचने का एंगल बदलें कि ये इसकी मर्ज़ी है, ये अपनी मर्ज़ी का मालिक है, अपनी मर्ज़ी से जो भी बोलना चाहेगा बोलेगा। लेकिन ये जो कुछ बोल रहा है, मैं हूँ ऐसी? अगर मैं हूँ तो फिर मुझे बुरा लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसी नहीं हूँ तो फिर मैं इसकी तरह बात करना शुरू कर दूँ, तो इसमें और मुझ में तो कोई फ़र्क नहीं बचेगा ना। मैंने आपको कहा ना, हमारा जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, हमारा जो माइंडसेट है, हमारा सोचने का तरीका, अगर हम इसको एनालाइज़ करते रहें, ट्रस्ट मी, अगर मैं एनालाइज़ करती रहूँ ना,
मैं बैठकर लिखूं अपनी सोचों को कि मैं क्या सोचती हूँ, तो मुझे पता चले मैं कितना ट्रैश सोचती हूँ। इसके बजाय मेरे पास बहुत कुछ है प्रोडक्टिव सोचने के लिए। मैं किसी के काम कैसे आ सकती हूँ, मैं किसी की तकलीफ कैसे दूर कर सकती हूँ, मैं कैसे छोटा सा एक क्लस्टर बनाकर खैर की बात सीखकर खैर की बात फैला सकती हूँ। अपने आप को इंगेज करें। जब हम फारिग बैठते हैं तो हमारा दिमाग खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है। अपने आप को प्रोडक्टिवली इंगेज करें। अपने बच्चों के साथ सीखें और सिखाने की कोशिश करें। आप भी दाई हैं। अल्लाह ने दुनिया में आपको ऐसे ही नहीं भेजा। अल्लाह ने दुनिया में औरत को भी और मर्द को भी इसलिए भेजा है कि एक दूसरे के काम आ सके, एक दूसरे की मदद कर सके। क्या आप अपने आप से पूछें कि आज तक आपकी ज़ात से किस-किस को फ़ायदा पहुँचा है? अगर नहीं पहुँचा तो अपना अपना सफ़र शुरू करें, क्योंकि इसी सफ़र का इख्तिताम कब्र तक होगा और अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए ज़िंदगी में दुनिया में भेजा है। यही हमारा मैम सफ़र है। बात तो होती है, मैं तो लैडर बनी हुई हूँ और मेरा तो टाइम नहीं आ रहा, असल बात तो ये है। दूसरा मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि गैस लाइटिंग का शिकार होने से हम कैसे बच सकते हैं, कि पहले तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम गैस लाइटिंग का शिकार हो रहे हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अपनी इमोशंस पर काम करना शुरू करें। मैं एक पूरी सीरीज़ कर रही हूँ इसके होम स्कूलिंग सेशंस से रिलेटेड है, और लास्ट सेशन मैंने पूरा इमोशंस के ऊपर ही किया था। इसका नेक्स्ट सेशन कल है सुबह में। आप चाहें तो उसकी रिकॉर्डिंग आप जाकर सुनें, आपको काफ़ी सारी टिप्स मिलेंगी। अपनी इमोशंस के ऊपर काम करें और सिर्फ अकेले खुद नहीं करें, अपने बच्चों के साथ करें। उनको बताएं कि बेटा देखो, मैं आज तक गुस्सा करती थी, मैंने अगर बच्चों के साथ कोई ज़्यादती की है तो उनके साथ उनसे अपोलोजाइज़ करें। उनसे कहें हमने मिल के अपनी इमोशंस को रेगुलेट करना है। अल्लाह ताला ने हर इमोशन को एक नेचुरल फितरा पे बनाया है। गुस्सा भी एक इमोशन है। उसको सप्रेस कर करके हमने अपने अंदर जो लावा उबलता छोड़ दिया है ना, वो लावा जो है वो हर वक्त फटता रहता है और उससे जो नुकसान होता है वो फिर अंडू नहीं हो सकता। तो उस लावा को जो है उसके ऊपर काम करें, उसको अंडू नहीं करना आपने चीज़ों को, आपने उसको रेगुलेट करके निकालना है, एग्जॉस्ट करना है, एग्जॉशन करना है। एक बात याद रखिएगा, जैसे हाँ मैं आप हम सब अपने घरों की सफाई करते हैं ना, डेली करते हैं ना, या आप ये कहती हैं कि महीने में एक दिन मेड को बुला लो तो पूरा घर साफ करवा लो, जाले भी करवा लो और फिर अगले महीने एक दफ़ा और बुला लेना, नहीं ना। हमारे घर में सुबह शाम सफाइयाँ होती हैं, डेली हमारे घर में कोई मेड आती है, नहीं आती तो हम खुद करते हैं, सफाई करते हैं ना। हमारी टेबल पे मट्टी होती है तो हम डस्टिंग करते हैं। इसी तरह सेल्फ एनालिसिस, तज़किया नफ्स का जो प्रोसेस है ना, ये 24 घंटे 24/7 का प्रोसेस है। जैसे मेरी साइड टेबल पे मट्टी की गर्द आ जाती है, इसी तरह मेरे दिमाग पे भी मट्टी की गर्द आना शुरू हो जाती है। जब मैं अल्लाह से नहीं जुड़ती, जब मैं डेली बेसिस पे कुछ सीखती नहीं हूँ, जब देखें मैं अगर कुछ सीखने के लिए कनेक्टेड हूँ ना किसी चीज़ से, तो मेरा दिमाग हर वक्त खुलता रहेगा। अगर मैं कुछ सीख नहीं रही, कुछ पढ़ नहीं रही, कुछ जानने की कोशिश नहीं कर रही, दुनिया को समझने की कोशिश नहीं कर रही, अल्लाह से मदद नहीं मांग रही, तो फिर मेरा दिन तो आज का बेकार गया। मेरा आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर है ही नहीं, तो मैं मोमिन कैसे हूँ? हर मोमिन का आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतरीन होता है, बेहतर होता है। तो आप सोचें कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम करना है। उस अच्छे काम में आप अपने बच्चों के साथ बैठ के कुछ सीख सकती हैं। उस अच्छे काम में आप बैठकर एक आयत पॉन्डर करके कुरान जर्नल के ऊपर अपने बच्चों के साथ काम शुरू कर सकती हैं। तो अपने दिमाग की गिर्द को डेली बेसिस पे साफ करना ज़रूरी है। वरना जैसे हमारे घरों में जाले बन जाते हैं ना, अगर 1 महीने तक सफाई नहीं होगी, इसी तरह अगर आप अपने दिमाग की सफाई डेली बेसिस पे नहीं करेंगी तो जाले पैदा हो जाएंगे। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल करें। सोचने समझने के काबिल उसी वक्त होंगी ना जब आप सुबह बैठेंगी, आधे घंटे अपना मी टाइम रखेंगी, आंखें बंद करके सोचेंगी मैं जिंदगी में कहाँ खड़ी हुई हूँ। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू मैम। यू वेलकम। जी मोहम्मद हैदर, जुल्करनैन हैदर। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम हमारा अस्सलाम। सवाल है कि अभी जो आपने डिस्कस किया कि मदर एंड डॉटर का जो रिलेशन है, अगर वो इसी हद तक हो गया कि बिल्कुल वर्स्ट हो गया, तो अब मदर को कहाँ से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो किस तरह से इसको फिक्स करने की कोशिश करें? एक सेकंड, किसी ने चैट पे पूछा रिकॉर्डिंग का, तो रिकॉर्डिंग आपको वही मिलेगी जिस ग्रुप में आपने लिंक वहाँ से जहाँ से आपको लिंक मिला है, ठीक है। अच्छा, आपके क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि कितने साल की है बेटी?
और वर्स्ट सिनेरियो केस का रीज़न क्या है? पेरेंटिंग एरर्स या कुछ और? ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मदर तो अपने आप को सही समझ रही है और जो उनको समझ आ रहा है वो उसको फिक्स भी कर रही है, लेकिन उसके काफी सारे रीजंस हैं कि हम मतलब चाह रहे कि वो कुछ माहौल का असर है, कुछ बच्चे की अपनी नेचर है, कुछ और चीजें हैं। लेकिन अगर वो ही कुछ मदर का गुस्सा, जिस तरह आपने कहा मदर का गुस्सा भी है और रिस्पॉन्ड की बजाय रिएक्ट ज्यादा करती है मदर, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर ये कि इसी तरह वर्स्ट हो गया कि अच्छा ये है कि ठीक है, ये जो कह रही है कहने देना है और एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना। तो अब जो है फिर वो उसको किस तरह से फिक्स किया जाए, मतलब पहला स्टेप क्या हो इसके लिए? देखिए, पहला स्टेप यही है कि मदर जो है वो अनकंडीशनल प्यार करें बच्ची से, उसके साथ जाके बैठें। अगर वो बदतमीज़ी करती है, क्योंकि वो शुरू में बदतमीज़ी करेगी, उसको टॉलरेट करें, अपने अंदर इतना पेशेंस पैदा करें कि उसके सामने ना एक्सप्रेशन ख़राब करने मुँह के और ना ही उसके साथ बदतमीज़ी करनी है, या आई मीन स्कोल्डी बिहेवियर नहीं होना चाहिए, हार्श टोन नहीं होनी चाहिए, बात कम करें, उसकी बात ज़्यादा सुनें, उससे बात करने की कोशिश करें। अब आप जो सिनेरियो बता रही हैं इसमें तो इसका मतलब ये है कि वो जाएंगी भी अपनी बच्ची के पास तो वो उनके साथ बैठना पसंद नहीं करेगी, फ़िलहाल नाराज़ होगी, नाराज़गी शो करेगी। तो उसमें यही है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता जाएँ, उससे बात करने की कोशिश करें। उसको बताएँ कि मेरी मुझसे जो-जो गलतियाँ हुई हैं, मैं उनको अनडू करने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरी हेल्प करें, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और वो ये नहीं सुनेगी। मैंने आपको बोला तो है, लेकिन वो सुनने की फ़ॉर्म में नहीं है अभी। आपकी जो वो मदर हैं, उनको बार-बार उसके पास जाना पड़ेगा, उसके साथ बैठना पड़ेगा, बात करने की कोशिश करनी पड़ेगी। आहिस्ता-आहिस्ता शायद वो देखें, ये ऐसी चीज़ें ना केस टू केस वैरी करती हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो अनडू हो ही नहीं सकते। मैं कुछ ऐसे केसेस को जानती हूँ जहाँ पर बेटा माँ की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ठीक है? उसमें हालाँकि माँ जो है वो उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन बस ये है कि फ़ादर की तरफ से इतना ज़्यादा बच्चे की ब्रेन वॉशिंग हुई है कि वो माँ की शक्ल देखना नहीं चाहता। उसको ये है कि माँ छोड़ के क्यों गई, ठीक है? अब माँ जो है वो और मैं आपको एक और केस बताती हूँ जो ब्रोकन फैमिली का नहीं था। वो ये था कि जो मदर थी वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब बच्चे को उसकी ज़रूरत थी बचपन में, तो उसके बाहर के ट्रिप्स होते थे, वो दुबई जाती थी जॉब के सिलसिले में, सारा कुछ। लेकिन फिर बच्चा जो है वो थोड़ा-थोड़ा बड़ा होता गया। आप यकीन करें, बच्चा 16-17 साल का हो गया और अब वो माँ से बात भी नहीं करना चाहता और माँ उसके आगे-पीछे फिरती है। हो सकता है कि वो कभी ना कभी अपनी माँ से बात करना शुरू हो जाए और उनकी वो कहता है कि जब मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी तो वो मेरे पास क्यों नहीं थी? उनको अपना करियर बनाने की पड़ी हुई थी। हालाँकि वो माँ भी जस्टिफाइड हैं कि मैं फाइनेंसेस की वज़ह से जो है अपने बेटे को छोड़ कर गई थी, और जो भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, केस टू केस वैरी करती हैं चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशंस और हीलिंग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाया जाता है। मैं आपको एक छोटी-सी टिप दे देती हूँ इस केस के लिए कि आप उन मदर को ये समझाने की कोशिश करें कि आप अपनी बेटी के साथ आपने जो-जो कुछ किया है, अगर वो अभी भी अपने आप को ठीक समझ रही हैं मदर, तो वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और जो लोग गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, वो फिर मज़ीद केसेस को बिगाड़ते हैं, वो ठीक नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रही हैं, आप उनसे कहें कि आप अपनी वो सारी बातें लिखें, जो आपने अपनी बेटी के साथ पोलाइटनेस और पॉज़िटिविटी से हटकर की हैं। तो आपको आइडिया होगा कि आपके और आपकी बेटी के दरमियान कितना कम्युनिकेशन गैप और रिलेशनशिप गैप आ चुका है। उस गैप को फिल करेंगी कैसे, ये फिर आपको आहिस्ता-आहिस्ता मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि उसके लिए फिर उनको खून पसीना एक करना पड़ेगा। अपनी बेटी की बदतमीज़ियाँ भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, हो सकता है। क्योंकि देखें, मैं ऐसे भी फैमिलीज़ को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है, लेकिन क्या है, बड़े स्कूलों में पढ़ने की वजह से, बड़े स्कूलों का माहौल ख़राब होने की वजह से बच्चे बिगड़ गए। हालाँकि पेरेंटिंग बहुत अच्छी है उनकी। तो ये अल्लाह की तरफ से भी बहुत सी आज़माइशें होती हैं, लेकिन पेरेंट्स जस्टिफाइड हैं। पेरेंट्स अल्लाह के आगे अकाउंटेबल हैं कि उन्होंने मेहनत की है। तो ये बहुत रेयर केसेस में होता है। ज़्यादातर यही होता है कि जैसी पेरेंटिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको चीज़ें हैं ना, केसेस हैं, वो सामने नज़र आ रहे होते हैं।
तो उन मदर के साथ यही है कि अब वो अपने बेटी के साथ जितना पोलाइटनेस के साथ और पेशेंस के साथ उसको डील कर सकती हैं वो करें। अगर वो बात करती है तो बहुत ही अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बैठें, उसकी भी एक गुड लिसनर बन जाएं। चाहे उनको कोई बात बुरी भी लग रही हो, सुने कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या चाहती है। उसके दिल के करीब होने के लिए उनको खामोशी से उसकी बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि जब एक बच्चे का एक माँ के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बन जाता है ना, तो तब बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि वो माँ की गुलामी भी करने में तैयार हो जाता है। इस जुमले का मतलब ये है कि माँ फिर उसके बाद उस बच्ची को कुछ छोड़ने को भी कहेगी ना, कोई गलत आदत है या कुछ भी, तो वो बच्ची फ़ौरन मान जाएगी। लेकिन अभी इस वक्त वो कुछ भी नहीं छोड़ेगी। वो कुछ कर भी रही है, माँ कुछ भी कर ले, कुछ भी सोच ले, उसने वो काम नहीं छोड़ना। तो अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके पास एक ही हल है कि वो जाएँ, उसके पास बैठें, उसकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करें, पेशेंस के साथ उससे मोहब्बत करें, अनकंडीशनल प्यार करें और कोशिश करें कि वो उनके साथ जो है ना, उसकी क्लोज़ बॉन्डिंग और गैप जो है वो फ़िल हो सके। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ीक। जी, और लोगों ने भी रेज़ किए हैं हैंड्स, काइंडली अनम्यूट करके बताइए। जी, आई एम जुल्करनैन हैदर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। जी। मैं असल में एक्चुअली पूछना ये चाह रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हैं। एक तो अपनी रिसर्च के हवाले से आपसे कुछ दरियाफ्त करना चाह रहा हूँ, और दूसरा ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि समटाइम ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स इंतहाई गुस्से के अंदर होते हैं, तो घर में आते हैं या कभी भी कोई ऐसा हो, तो उस वक़्त बच्चे सामने हो और वो भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, उस वक़्त पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? दूसरे नंबर पे ये कि पेरेंट्स को अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए? और ये है दूसरा क्वेश्चन। और मेरी रिसर्च चल रही है पेरेंटिंग पे ही, और पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो मैं चाहता हूँ कि साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग, तो साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं पेरेंटिंग के, तो आप क्या उसमें कुछ रोशनी डाल सकती हैं कि वो क्या-क्या पहलू हैं जो कि एक नफ्सियाती तौर पे हमें जिनको पेश नज़र रखना चाहिए, पेरेंट्स को भी और बच्चे की सम टाइम नफ्सियात को, और सम टाइम पेरेंट्स की नफ्सियात भी ऐसी की भी कुछ है ऐसी कि जिसके असरात भी बच्चों पे पड़ते हैं। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा ताकि मुझे आसानी हो जाए थोड़ी सी रिसर्च ताकि। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका जो है उसका जवाब ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखने के लिए सबसे पहले अपने साथ टाइम गुजारें। ये इतना नफ़्सा नफ़सी का दौर हो चुका है कि हर कोई पैसिवली भागम भागी में लगा हुआ है। दिन इतने छोटे हो गए हैं, टाइम में बरकत नहीं है, तो मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिन ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि हम बैठें और अपने बारे में कुछ सोचें, आंखें बंद करके सोचें कि हमारी ज़िंदगी कहाँ खड़ी हुई है और कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जा रही है। तो सबसे पहला तो अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने का पहला स्टेप ये है कि आपने मेडिटेशन करनी है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सुबह में तहज्जुद का जो टाइम है वो आइडियल टाइम है आपका मेडिटेशन का टाइम। उसमें आप अपनी मेडिटेशन की फॉर्म में बैठ के आंखें बंद करके सोचना शुरू करें कि आप डीप ब्रीदिंग करें पहले, उसके बाद सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ खड़े हुए हैं, आपने कहाँ जाना है, आप कैसे पेरेंट हैं, अगर पेरेंट हैं, आपके बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपने अपने बच्चों को क्या तरबियत देनी है और अब तक क्या तरबियत दे चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर जब आप मेडिटेशन कर चुके हैं तो आप उसके बाद ये देखें कि आपने जो चीज़ें सोची हैं उसके ऊपर किस हद तक काम किया जा सकता है। नोट्स मेकिंग करें कि आपके पेरेंटिंग स्टाइल में क्या एरर्स हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे बदतमीज़ हो गए हैं या आपके बच्चों के अंदर ये चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये जो आपने मेंटल हेल्थ वाली बात की है, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। आप देखें, अगर पेरेंट की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो डेफिनेटली बच्चे की भी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रह सकती, क्योंकि जाहिर सी बात है, पेरेंट एक एबनॉर्मल मेंटल हेल्थ में जब बच्चे की तरबियत के ऊपर ध्यान दे रहा है तो वो चीखेगा भी, चिल्लाएगा भी, लूज टॉकिंग भी करेगा, अब्यूजिव वर्ड भी इस्तेमाल करेगा, दूसरों के साथ डीलिंग करते हुए पड़ोसियों से बात करते हुए उसे तमीज़ नहीं होगी। या बच्चा ये सब चीज़ें अपने बाप से देख रहा है, बाप या माँ दोनों। माँ बाप खाना कैसे खाते हैं, माँ बाप बातें कैसे करते हैं, किसके साथ किस टोन में बात करते हैं,
कौन से अल्फाज में बात करते हैं, किसके साथ अच्छे से बात करते हैं और किसके साथ हार्शली बिहेव करते हैं। एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करने के बाद उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, रेप्लिकेट करके वो अपने एक्शंस में उसको ऐड कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जानना कि अगर एक पेरेंट घर में दाखिल होता है, फ़ादर, और वो जो है वो गुस्से में होता है और फिर आगे से बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हों या इस तरह की हरकतें कर रहे हों, तो फिर उसका यही नुकसान होता है कि एक तबाही आती है। फ़ादर चीखता है, चिल्लाता है, बच्चों को मार भी पड़ती है, शायद डाँट भी पड़ती है या गालियाँ भी पड़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें बच्चों को तबाही के दहाने पे ले जाती। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फ़ादर मेंटल हेल्थ का ज़रूर अपनी ख़्याल रखें, मदर और फ़ादर दोनों। दूसरा फ़िज़िकली जो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह वो भी बहुत बड़ी वजह बनते हैं इन एंगर इश्यूज़ के। तो मैंने पहले भी कहा था कि अपने फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखना दोनों पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उसके बाद ही वो इस काबिल होंगे कि वो बच्चों की तरबियत के ऊपर पॉज़िटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकें और ध्यान दे सकें। आई होप आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। दूसरा आपने ये पूछा है कि जी बोलें। जी यही मैं पूछने लगा था कि वो दूसरा क्वेश्चन ये है जी वाले पे। जी एग्जैक्टली आपने दूसरा क्वेश्चन किया था। देखें पहली चीज़ तो यही है कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पेरेंटिंग के और उसके इफ़ेक्ट्स को देखें, तो सबसे पहली चीज़ तो यही आ जाती है कि इमोशनल अवेलेबिलिटी कितनी है पेरेंट्स के पास। यानी अगर एक बच्चा अपने दिमाग में उठने वाले सवालात के जवाबात लेने एक फ़ादर या मदर के पास जाता है, तो उसको कितनी अटेंशन के साथ सुना जाएगा, कितनी इमोशनल अवेलेबिलिटी है पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं कि आपने अपने बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने के लिए अपने अंदर वो इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा की है कि नहीं। आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में पैनिक हो जाते हैं या काम डाउन रहते हैं, साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं या कितने वीक हैं, ये किसी भी बच्चे को एक ट्रबल सम या ट्रबल मेकिंग सिचुएशन में नज़र आ जाता है कि एक बहुत परेशानी की चीज़ हो गई घर में या कोई मुसीबत आ गई, गॉड फॉरबिड। तो क्या होता है कि बच्चा ये ऑब्ज़र्व कर रहा होता है कि साइकोलॉजिकली उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने उसके ऊपर कोई ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उनको यकीन था कि ये काम अल्लाह की मर्ज़ी से हुआ है तो बेहतरी के लिए ही हुआ होगा। यानी वो उस काम में से भी खैर का एलिमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एक प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी काम कर रही है इमोशंस के साथ मिलके। और उसका अफेक्ट क्या है, वो बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं, बच्चे जो हैं वो स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट को डेवलप कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। पीस डेवलप हो रहा है उनके अंदर ग्रैटिट्यूड आ रहा है। किस किस वजह से कि हमारे पेरेंट्स, कोई भी परेशानी और मुसीबत होती है तो वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें कोई ना कोई बेहतरी का एलिमेंट रखा होगा। यानी उन्होंने अपने पेरेंट्स के मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं सुनी। तो आप देख लें कि उसके अंदर कितने चीज़ें जो है वो डेवलप हो रही हैं। उसके बाद ओवर कंट्रोल और जो मिस मैनेजमेंट होती है या बच्चे के साथ जो भी बातचीत हो रही होती है, मिसकम्युनिकेशन हो रही होती है, बच्चा आ रहा है, माँ बाप किसी से बात कर रहे हैं, बच्चा बीच में आके बोलता है तो आप उसको डांटते हैं या कहते हैं 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, थोड़ी देर मुझे बात करने दो पहले। उसके बजाय अगर आप चाहते हैं कि बच्चा एथिकली, उसको पता हो कि 2 लोग जब बात कर रहे हो तो मैं बीच में ना बोलूँ, तो उसके लिए आपने बिफोर हैंड्स अपने बच्चों को ट्रेन करना है, उनसे पहले से ही बात करनी है इस बारे में। लेकिन किसी दूसरे तीसरे शख्स के सामने अपने बच्चे को रिडिक्यूल नहीं करना, उसको इंसल्ट नहीं करना, ये आपको मालूम है। और साइकोलॉजिकली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपना हर उठने वाला कदम जो है ना वो बहुत सोच समझ के उठाते हैं। वो बोलते कम है, सोचते ज़्यादा हैं, अपने दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए एलोक्वेंस और हिकमत उनके अंदर आ जाती है।
और वो इंटेलेक्चुअली अपने बच्चों को रेस करने में एक्सपर्टी हासिल करने लगते हैं। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो ये साइकोलॉजिकली अगर हम इसको डीप डाउन जाके देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें और इसमें आती हैं, लेकिन आप क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, इमेजिनेटिव स्किल्स को डेवलप करना पेरेंट्स का काम है। साइकोलॉजिकली अगर पेरेंट चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता तो बच्चा भी ऑब्वियसली उसके अंदर भी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो सकती। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा। जी बहुत शुक्रिया, आपका सेशन बहुत थॉट वर्किंग था, बहुत मैं फर्स्ट टाइम ये अटेंड किया है तो रियली मुझे बहुत फायदा हुआ है, बहुत यूजफुल था, हेल्पफुल था, इसको कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। बारकल्ला फीक। जी इकरा आपने हैंड रेस किया हुआ है। किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम इसको सेशन को एंड करते हैं। जी मती। जी ज़रूर, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन हम एंड कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैम सुमेरा दिलावर का ये कोर्स इंशाल्लाह सून हम लॉन्च करेंगे पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से। मैम अगर आप कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे सरसरी से देना चाहें तो अब रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर बताएं ताकि लोग ज्वाइन कर पाएँ। देखिए ये बेसिकली पेरेंटिंग सेशन ही होगा, सॉरी पेरेंटिंग प्रोग्राम होगा जिसके अंदर कंप्लीट पैकेज होगा कि आपने जो भी आपके दिमाग में इश्यूज़ हैं पेरेंटिंग को लेकर और जो चीज़ें भी हमें लग रहा होता है कि वो अनरिजॉल्व हैं और उनको हमें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। उसके अंदर बिल्डिंग अ हेल्दी फैमिली सिस्टम आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड आ जाता है, उसके अलावा हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग कितनी होनी चाहिए, ये आपको थोड़ा सा ग्लिम्स हमारी इस वर्कशॉप में भी मिल गया होगा। इसको हम ब्रीफली और डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तमाम चीज़ों के अंदर रखते हुए कि हमारा जो देखें हमारे इसमें सोसाइटी में जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी है, मगर इश्यूज़ हर किसी के साथ हैं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम पेरेंट्स बनने के बाद अपनी वो ज़िम्मेदारी भूल जाएँ। तो सबसे पहली चीज़ें यही हैं, उसके अंदर यही बताई जाएँगी कि आपने सबसे पहले अपने आप को इंसान कैसे बनाना है अच्छा, और उसके बाद ही आप एक अच्छे पेरेंट बनने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। और बाकी ये है कि हम मॉड्यूल वाइज़ उसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, आपको टिप्स भी बताई जाएँगी और प्रॉपर होमवर्क बेस्ड डेली रूटीन में आपको कैसे चलना चाहिए और आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए, अपने बच्चों को कैसे रेज़ करने के लिए अपना घर का हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर जो है ना वो आपको ट्रेन किया जाएगा उन चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स होगा मैम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं। प्रोग्राम कब तक लॉन्च होगा? मेरा ख्याल है कुछ 15 या 18 दिन के लगभग। अभी उसकी जो है मैनेजमेंट मुकम्मल कर लें तो इंशाल्लाह उसको फिर हम लॉन्च करेंगे। कितने दिनों का होगा ये? अराउंड मैम कितने दिनों तक के हमारे मॉड्यूल्स जाएंगे, भला आप काइंडली बता दें। ये प्रॉबेबली 2 to 3 मंथ्स का है, बट ये है कि इंशाल्लाह इसके अंदर हम अभी मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं तो ड्यूरेशन का आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं दुआ पढ़ लूँ। जी जरूर मैम, आप कीजिए, फिर उसके बाद मीटिंग एंड कर देंगे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिका सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।